कि किश्तवाड़ कैसे होता है, और साथ ही किश्तवाड़ करने के क्रम में कुछ समस्याएं आएंगी, उसकी भी निराकरण करना आवश्यक है। इसलिए उस बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम एक संक्षिप्त में बता देना चाह रहे हैं कि किश्तवाड़ में ग्राम सीमा सत्यापन की प्रक्रिया का संक्षिप्त प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम प्रारंभिक चरण में आपका हवाई सर्वेक्षण एजेंसी बंदोबस्त कार्यालय को विशेष मानचित्र देता है, और उस मानचित्र को हम शिविर में शिविर प्रभारी को प्राप्त कराया जाता है, और शिविर प्रभारी तत्पश्चात अपने अमीन को सर्वेक्षण का कार्य का प्रचालन करने हेतु देते हैं, और इसी क्रम में अमीन किश्तवाड़ का कार्य वो प्रारंभ करते हैं। तो अमीन सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का कुल रकबा का मिलान विगत कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे या चकबंदी मानचित्र का कुल रकबा का तुलना करेंगे। वो दोनों मानचित्र को मिलाएंगे, और दोनों मानचित्र का कुल रकबा का मिलान कर वो तुलना करेंगे कि विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में यदि उदाहरण के तौर पर 550 एकड़ है, तो गत अधिकार अभिलेख जो गत सर्वेक्षण का मानचित्र है उसका रकबा 545 एकड़ है मान लीजिए। तो इस तरह से वो तुलना करके देखेगा कि दोनों रकबा में कितना अंतर आता है। यदि 5% के अंदर रहता है तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अमीन अपना किश्तवाड़ का कार्य प्रारंभ करेंगे। यदि दोनों गत मानचित्र और वर्तमान जो विशेष सर्वेक्षण का मानचित्र जो प्राप्त होगा, दोनों के मानचित्र में अगर 5% से ज्यादा यदि अधिक का अंतर आता है, तो इसी स्थिति में अमीन का दायित्व है तो कानगो के माध्यम से शिविर प्रभारी को सूचित करे, और शिविर प्रभारी इन अंतरों को का प्रतिवेदन जिला सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से भू अभिलेख परिमाप निदेशालय एवं संबंधित एजेंसी को समसूचित करें। साथ ही यदि 5% से कम है तो अमीन द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का जमीनी सत्यापन वो पहले मानचित्र प्राप्त होते करें। उसके लिए अमीन संबंधित राजस्व ग्राम में प्रवेश करें, जाएं, और जाकर सर्वप्रथम वैसे बिंदुओं को पहचान करें जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र और स्थल दोनों में प्रदर्शित हो। विशेष मानचित्र हम लेंगे, उसमें 2 बिंदु को हम चिन्हित कर लेंगे, 2 जो फिक्स पॉइंट हो। यदि मान लीजिए कि आपका उस मानचित्र में बरगद का पेड़ हो, तार हो, टावर हो, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, इस प्रकार 2 बिंदु को चिन्हित कर वो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसे अपने सॉफ्टवेयर पर या मैनुअली जो है अमीन अपने जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, गुनिया प्रकाल है, इंच है, उस हिसाब से वो 2 बिंदुओं की दूरी को माप लें, और स्थल पर जाकर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ईटीएस के माध्यम द्वारा निकाल लें और दोनों को मिलान करें। यदि दोनों में अंतर 20 सेंटीमीटर से कम है तो हम पाएंगे कि हमारा मानचित्र सही है। यदि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर है तब हम उस मानचित्र में त्रुटि पाएंगे। इस तत्पश्चात अपने जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है आपसे संबंधित जो जिला में होंगे जिनके द्वारा यह मानचित्र तैयार किया गया है उन्हें सूचित करेंगे। वो मानचित्र को सुधार कर पुनः फिर आपको दोबारा उपलब्ध कराएंगे। इस प्रक्रिया को मानचित्र पर प्रदर्शित होने वाले अलग अलग स्थानों से, उस मानचित्र में कभी आप ले लिए उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण का, पूरब का, पश्चिम का, और चारों दिशाओं में 2-2 बिंदु को मानचित्र में लेकर उस फिक्स बिंदु को दूरी को मेजरमेंट कर ले और स्थल पर जाकर उसका मिलान कर और तब आप संतुष्ट हो लें कि अगर 20 सेंटीमीटर से अगर कम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मानचित्र को सही माने। अगर
उसमें अगर भिन्नता अगर ज्यादा आती है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आती है, तो उसे पुनः फिर अपने एजेंसी को देंगे। हाँ, साथ ही ये भी जान लें, यदि आबादी का क्षेत्र है, आबादी के क्षेत्र में यदि आप उसका मिलान करते हैं इसे विशेष सर्वेक्षण मानचित्र और स्थल से, तो उसी स्थिति में 10 सेंटीमीटर से अंतर ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। अब रहा, अब जब मानचित्र हम सही हो गया, अमीन के द्वारा वो पा लिया गया कि वो सही है मानचित्र, तो उसी स्थिति में हम ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे। अमीन पहले क्या करेगा भाई, चयनित राजस्व ग्राम में उस जो अमीन को जो जो गांव आवंटित किया गया है, उसे सटे हुए जो राजस्व ग्राम है उसके भी अमीन रहेंगे, और सभी अमीन के पास गत मानचित्र भी रहेगा, वो कैडेस्ट्रल का हो, रिविजनल का हो, और वर्तमान जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र है वो भी उनके पास रहेंगे। और अगर यदि मान लीजिए कि मोहनपुर गांव है, उससे सटे हुए सोहनपुर है और यादवपुर गांव है, तो तीनों अमीन मिलकर वो ट्रांजैक्शन का सत्यापन करेंगे, जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा चिन्हित किया गया है उसका मिलान करेंगे। उसी स्थिति में साथ ही ये अमीन का दायित्व है कि सभी ग्रामीणों को अपने अपने जो आवंटित गांव होंगे उसके ग्रामीणों को भी प्रचार प्रसार कर कर इस ग्राम सीमा का सत्यापन कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन का सत्यापन कर रहे हैं, तो सभी ग्रामीण उपस्थित रहें और उपस्थित होकर उनके समक्ष इस सत्यापन का कार्य किया जाए। और दोनों अमीन यहाँ क्या करें, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर प्रदर्शित जो सीमा रेखा है का मिलान वर्तमान जमीनी हकीकत से करेंगे। जो मानचित्र पर अगर बाउंड्री लाइन दिख रहा है उसे स्थल पर जाकर वास्तविक जमीनी जो हकीकत है उसे मिलान करेंगे। उसी स्थिति में अमीन अपने गांव के 3 मेरा 4 मेरा जो मानचित्र में प्लॉट होगा और वो स्थल पर भी वो वर्तमान में प्लॉट हो, तो मानचित्र से उसकी दूरी मेजरमेंट कर लेंगे बाउंड्री का, और स्थल पर भी जाकर उस 3 मेरा 4 मेरा से उस वहां से उठाएंगे और टाई लाइन बनेंगे, उस जो ईटीएस के माध्यम से बाउंड्री पर भी जो ठोकर मारेंगे उसको टाई लाइन बोला जाएगा, और उसकी मिलान करेंगे। और उसके ठीक उसके विपरीत दिशा के जो राजस्व ग्राम होंगे, सटे हुए गांव होंगे, उसके भी अमीन मिलान करेंगे, और वहां के जो बाउंड्री पर खेसरा है और सभी रैयत को संतुष्ट करते हुए उसको मिलान कर कर एक यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करेंगे। और यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसी स्थिति में उसको लाल स्याही से अंकित करेंगे। ये इस प्रक्रम में 3 गांव 4 गांवों की सीमा के सम्मिलन बिंदु अर्थात जो सम्मिलन बिंदु होगा वो ट्रांजैक्शन होगा, त्रिसीमाना होगा, उस त्रिसीमाना का पहचान करना है। और संलग्न राजस्व ग्रामों में एकक मुश्किल की पहचान कर टाई लाइन की दूरी ईटीएस से ज्ञात करेंगे। त्रिसीमाना को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर नियत जगह पर अंकित करेंगे। जो त्रिसीमाना आप स्थल पर जो आप चिन्हित करते हैं उसे मानचित्र पर भी चिन्हित करेंगे। और साथ ही जब हमारा तीनों गांव से ट्रांजैक्शन फिक्स हो जाता है तब उसके बाद डीजीपीएस के माध्यम से उसका कोऑर्डिनेट लिया जाएगा। इस डीजीपीएस आपको संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी होंगे उनके द्वारा डीजीपीएस उपलब्ध कराया जाएगा, और वो 45 मिनट पर डीजीपीएस के माध्यम से वो रीडिंग ली जाती है। उस रीडिंग को आपको अमीन भी अपने एक पंजी बनाए रखेंगे, रजिस्टर बनाए रखेंगे, और उसको संधारित करेंगे और एजेंसी के द्वारा भी संधारित किया जाएगा। साथ ही जितनी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अमीन के द्वारा एक फील्ड बुक भी बनाएंगे। फील्ड बुक में वो अपना सारी जो उनके द्वारा कार्य किया जाएगा उसे फील्ड बुक में अंकित करते जाएंगे, ताकि वो जब ग्राम अभिलेख आप जो आपके द्वारा संधारित किया जाएगा वो सारी वो फील्ड बुक उस अभिलेख का एक पार्ट होगा, उनके साथ अभिलेखबद्ध कर रखा जाएगा। साथ ही इसी क्रम में आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं, यदि मान लीजिए कि 3 गांव से ट्रांजैक्शन का मिलान 3 अमीन कर रहा है, 2 गांव से जो टाई लाइन देकर
ईटीएस के माध्यम से सही उस बिंदु पर पहुंच रहा है, ठोकर मारने पर सही पाया जा रहा है। तीसरे गांव से यदि मान लीजिए कि अंतर आ रहा है, वो वहां 5 फीट का गैप लग रहा है, और जो बाउंड्री पर प्लॉट है उस जिस रैयत का, उसका जितना रकबा है वो उसके हिसाब से वो पूरा हो जा रहा है। उसके बाद गांव का जो बाउंड्री है और जो ट्रांजेक्शन है वहां गैप बनता है। यदि मान लीजिए कि वो गैप बनता है और धरातल पर भी वो शांतिपूर्ण जो रैयत का है उसके पूरा होने के बाद यदि जमीन बचता है तो उन्हें क्या किया जाएगा? तो इसी स्थिति में अमीन के द्वारा एक खेसरा नंबर, एक खेसरा बनाया जाएगा और उसका भी नंबरिंग किया जाएगा, खेसरा का अंकन किया जाएगा, न कि वो रैयत के प्लॉट में मिला दिया जाएगा। क्योंकि रैयत जो सीमावर्ती सीमा पर जो रैयत का खेसरा है वहां तो उसकी कुल रकबा मिलान करने पर उसका पूरा हो जाता है, उसके बाद वो रकबा बढ़ता है। क्योंकि हम आपको बताए हैं शुरू में ही कि गत मानचित्र और वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र दोनों में रकबा में अंतर आ सकता है। रकबा 5% का घट बढ़ सकता है। अगर उस गांव का अगर बढ़ेगा तो इस तरह से बढ़ेगा, तो एक वहां पर ऐसा आएगा। फिर एक और संभावना है, ये संभावना की बात कर रहा हूं मैं। यदि मान लीजिए कि कहीं नदी है और नदी के पास 2 गांवों से मिलान करने पर वो ट्रांजेक्शन जो फिक्स किया गया वो पहुंच गया। तीसरा ट्रांजेक्शन तीसरे गांव से हम मिलान करते हैं तो पहले वहां उस गांव का वो नदी की धारा वहां थी। उसी स्थिति में मालूम होगा कि आप जब एटीएस के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं तो नदी की धारा में या तो उसकी नदी की चौड़ाई कम हो जाए या मार्ग परिवर्तन हो जाए, आपका जमीन इस पार आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि चौड़ाई कम हो जाती है नदी की, क्योंकि नदी पूर्व में उस गांव में बहती थी तो एक खेसरा था, एक नंबर था वो नदी। आज नदी चौड़ी होने से अब उसकी जो नदी के बाहर वो जमीन निकल गया और अभी वो पड़ती है, वो किसी के अवैध रूप से दखल कब्जा में है, जोत रहा है, और हम ट्रांजेक्शन फिक्स कर रहे हैं। तो 2 गांव से तो मिल गया, तीसरे गांव से हम मिला रहे थे तो वहां नदी बहती थी, उस गांव की नदी है वहां सीमे पर। तो जो जमीन बाहर निकल गया है, तो जब सटे हुए गांव में अगर अमीन उसका किस्तवार में अंकन करता है तो नदी का एक ही नंबर डालेगा, उसके बाहर का जो एक प्लॉट बनता है वो अभी पड़ती है। तो उसी स्थिति में उस अमीन भी जो है उसका अलग नंबर देगा, अलग खसरा का निर्माण करेगा, और तत्पश्चात जब मिलान करेंगे तब उस प्लॉट जो नंबर बनाने के बाद एक ट्रांजेक्शन का मिलान करेंगे, और उसकी वो जो प्लॉट का निर्माण होगा वो भी बिहार सरकार होगा, वो आम होगा, न कि मालिक होगा। क्योंकि वो भी उसमें भूमि किसमें क्या लिखा जाएगा? नदी। ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ये भी संभावना बनती है। कहीं कहीं आप देखेंगे किस्तवार के क्रम में कि सीमावर्ती जो खेसरा है वो रैयत क्या किया कि 2 गांव है और उस पर एक गांव का प्लॉट पर रैयत का है और बगल वाले उस दूसरे गांव का भी प्लॉट पर भी उसी रैयत का है। वो दोनों प्लॉट मिलाकर खेती कर रहा है, वो निर्माण एक प्लॉट के रूप में अपना लग रहा है। और जब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आपको जो मानचित्र देगा विशेष सर्वेक्षण का, तो उसी स्थिति में पता चलेगा कि वो प्लॉट वो मिला हुआ है, बीच में मेड़ नहीं है। वो अगर एक गांव में होगा तो उसमें शामिल होगा, दूसरे गांव वाले में दूसरे में शामिल होगा। कभी कभी वो एजेंसी अगर अपने विवेक के अनुसार उसको एक अलग पॉलीगोन का निर्माण कर देगा। तब उसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब अमीन वहां जाएगा? क्योंकि जिस राजस्व ग्राम का अमीन है, अगर मान लीजिए कि मोहनपुर है उसका शैलेश अमीन है, अब बगल वाले गांव जो सटे हुए गांव था सनिक है उसका अमीन जो है रमेश है, और दोनों प्लॉट को मिलाकर रैयत एक प्लॉट का निर्माण कर लेता है। तो उसी स्थिति में मैनुअली जो है विगत मानचित्र को देखते हुए रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हुए उसको पेंसिल से या लाल स्याही से अपने मानचित्र पर अंकित कर देगा और अलग अलग खेसरा का वो निर्माण करेगा। और साथ ही दोनों खेसरों का रैयतों से कागज के भी मांग कर वो देख लेगा कि उसका रकबा कितना है और दूसरे गांव का कितना रकबा है रैयत के पास, और उसी हिसाब से उस खेसरा का
पर लाल स्याही से डॉट डालकर वो दो भाग में विभक्त कर कर दोनों गांव में अलग अलग उस खेसरे का निर्माण कर दिया जाएगा, न कि एक साथ मिलाया जाएगा। फिर साथ ही एक और है संभावना है, ग्राम सीमा पर नदी का प्रसार हो जाने या पूर्व की नदी का स्थान परिवर्तन हो जाना, ऐसा भी मिलेगा आपको। यदि किसी ग्राम की सीमा पर पूर्व की स्थिति के विपरीत नदी का प्रभाव पाया जाता है, मान लीजिए कि वो सीमा थी और बगल में था, वो नदी इस गांव में शिफ्ट कर गया और रहती जमीन भी उस गांव उस नदी के अंदर चला गया, तो उसी स्थिति में जो रैयत का गया, तो आपको पूर्व में भी बता चुके हैं, कोई एक नदी ही होगा और जिस खेसरा पंजी का जब आप संधारण करेंगे, उस रैयत की उस खेसरा नदी किस्म होगा, कैफियत कॉलम में उस रैयत का नाम और पूर्व खेसरा संख्या कैडेस्ट्रल या रिविजनल का होगा, वो अंकित कर देंगे। इसलिए क्योंकि रहती जमीन नदी में चला गया है, जब नदी के अंदर चला जाता है तो बिहार सरकार हो जाता है, गर्मजरुआ आम जमीन हो जाएगी और किस्म नदी होगा और उसका नदी के अंदर जो प्लॉट जाती है उसका एक ही नंबर डाला जाता है, क्योंकि रैयत का अलग अलग रैयतों का गया है अंदर में, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक रैयत का जो प्लॉट गया जितना अंदर गया उसी हिसाब से नदी के अंदर में वो प्लॉट का निर्माण होगा, ऐसा नहीं है। जब नदी में प्लॉट अगर चला जाता है 10 रैयतों का, तो नदी का जो नंबर होगा एक ही नंबर डाला जाएगा, सिर्फ प्रत्येक खेसरा जो जाता है उस अभिक्तु में उस रैयतों का नाम और खेसरा नंबर आप लिख देंगे। यदि ऐसा भी होगा, संभावना है कि नदी अगर शिफ्ट कर गया, नदी की बाहर जमीन निकल गई नदी की, और यदि रैयत का है तो पुनः उस कैडेस्ट्रल सर्वे में या रीजनल सर्वे में रैयत का था, उसी हिसाब से रैयत का अधिकार बनेगा, उनके साक्ष्य के आधार पर रैयतों के नाम पर जाएगा। यदि मान लीजिए नदी थी और किसी रहती जमीन नहीं था, पूर्व से ही कैडेस्ट्रल सर्वे में नदी का ही प्लॉट है, खेसरा है और नदी किस्म है, तो सरकारी जमीन होगा, नदी से बाहर भी निकलेगा तो अनावाद सर्वसाधारण या गर्मजरुआ आम खाते में जाएगा और उस खेसरा एक खेसरा का निर्माण किया जाएगा। यदि ऐसी संभावना है कि ग्राम सीमा पर सड़क, नहर इत्यादि भौतिक संरचनाओं के स्वरूप में अंतर आने की स्थिति में, ऐसा भी आप देखेंगे गांव के जो सरहद था वहां पूर्व में सड़क था, वर्तमान में वो सड़क उस गांव में अंदर की ओर शिफ्ट कर गया, अब वो कैडेस्ट्रल मानचित्र में वहां सड़क था और विशेष मानचित्र में वो शिफ्ट करके अंदर की ओर सड़क आ गया। अब वहां पर दिखाया जा रहा है कि रैयत अवैध रूप से अपना प्लॉट बनाकर अपने अपने जोत आबाद करते हैं, तो मानचित्र में उसका रिपिलिका आएगा, उसी हिसाब से उस विशेष मानचित्र में उसका आपको पॉलीगॉन बना हुआ मिलेगा। तो किस्तवार के क्रम में क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास विगत मानचित्र रहता है, कैडेस्ट्रल का हो या रिविजनल सर्वे का हो, साथ ही विगत अधिकार अभिलेख भी आपके पास होता है। उसी स्थिति में क्या होगा कि हम मिलान करेंगे और मिलान कर कर स्थल पर जाकर जो पुराने सर्वे में वो यदि सड़क है तो गर्मजरुआ आम खाते की जमीन होगी, अनावाद सर्वसाधारण खाते की होगी, और उसी स्थिति में पुनः फिर वो सारी वो प्लॉट अनावाद सर्वसाधारण खाते में ही रखेंगे, एक ही खेसरा नंबर खेसरा का निर्माण करेंगे और साथ ही उस खेसरे पर जो भी व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से जोत आबाद किया जा रहा है उन रैयतों का उस खेसरा में नाम दर्ज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो जमीन सरकारी जमीन थी, गर्मजरुआ आम जमीन था और सड़क के शिफ्ट करने के कारण वो अभी वर्तमान में वो पड़ती थी और अवैध तरीके से रैयतों के द्वारा जोत आबाद किया जा रहा था, या अस्थायी तौर पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे या पक्का मकान बना लिए, वो सभी अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा। यदि पक्का मकान है तो आप कहेंगे कि भाई पक्का मकान होने के कारण हम उस पर उनका नाम दर्ज करेंगे। यदि आप नाम उनका दर्ज कर देते हैं और उनका अगर आज की तिथि में सर्वे हो रही है तो जब 12 साल 14 साल होगा तो वो उस आधार पर वो अपना दावा करेंगे, वो अपना कहेंगे कि सुखाचार का अधिकार के अंतर्गत कि हम इतने वर्षों से दखल कब्जा है, हमारा स्वामित्व तो होना चाहिए, इसलिए उनको ये छूट नहीं मिले। वैसी स्थिति में किसी भी स्थिति में उस रैयत का नाम आप खेसरा पंजी के निर्माण में उनका नाम कभी भी नहीं लिखेंगी।
और सिर्फ अतिक्रमण शब्द लिखकर छोड़ देना है। वो भी अतिक्रमण भी नहीं लिखने की जरूरत अगर हो, रैयतों के द्वारा दबाव नहीं बनाया जाता है तो अतिक्रमण शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक खेसरा का निर्माण कर कर गरमजरू आम के रूप में उसे घोषित कर देंगी कभी भी जो है। और जहां रैयती जमीन में सड़क शिफ्ट कर गया तो पूर्व में मान लीजिए कि वो कैडेस्ट्रल सर्वे में रैयती जमीन था, वर्तमान में जो है वो सड़क हो गया, तो आप जिला भूअर्जन कार्यालय से आप सूची लाते हैं भूअर्जन का और आप उससे पता चल जाता है कि किन किन रैयतों की कितने हिस्से की जमीन खेसरा का कितने हिस्से वो सड़क में गया है। उस हिसाब से उनके प्लॉट में डिमार्केट कर कर लाल स्याही से उस जो कैडेस्ट्रल सर्वे में भी का मानचित्र में भी आपको रेफरेंस के रूप में आप प्रयोग करते हुए इसमें आप चिन्हित करके उतना रकबा ही उनका रैयती बनाएंगे और शेष वो सरकार जो सड़क होगा, अगर भी मान लीजिए कि सड़क एनएच का है तो एनएच खाते में जाएगा, अगर स्टेट हाईवे तो स्टेट होगा, अगर ग्रामीण सड़क है तो ग्रामीण सड़क की अविधारी खातादार होंगे और उनका अंकित किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे किसी भी स्थिति में उस रैयत का नाम अभिक्ति में कभी भी नहीं लिखा जाएगा और अन्ना लिखा जाएगा कि इनका दखल में है, क्योंकि वो अवैध तरीके से वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप लिख देते हैं तो उन्हें अधिकार दे रहे हैं, और अगर इस तरह का अधिकार अगर पाया जाएगा तो ये अभिलेख जो अभी निर्माण होगा ये सॉफ्ट कॉपी में होगा, सारी स्कैन करके रखा जाएगा, तब आप इसके लिए आप दोषी होंगी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इससे बचने का पूरा प्रयास करना है। आइए साथ ही एक और है आबादी क्षेत्र में सीमांकन। किसी ग्राम राजस्व ग्राम की सीमा पर आबादी क्षेत्र हो, सीमा रेखा का पता नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? है दो गांव है और जहां सीमा है दोनों तरफ से गांव का मिला हुआ है और वहां अपना अपना मकान बनाकर रह रहे हैं और वहां आपको नहीं पता चलेगा कि बाउंड्री कहां हो रहा है, क्योंकि हमारा जो विशेष सर्वेक्षण का मानचित्र भी मिला उसमें भी स्पष्ट नहीं होगा, वो एकदम गंदा है ऐसा मिलेगा, छोटे छोटे मकान है क्योंकि उसका स्केल अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? अमीन को आप बोलिए कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे पास विगत मानचित्र है कैडेस्ट्रल का, स्पेशल सर्वे कैडेस्ट्रल का रिविजनल मानचित्र है या चकबंदी का मानचित्र है, तो उसी स्थिति में प्रत्येक रैयत से वो अपना दखल और साक्ष्य उसके मांगेगा कि भाई आप अपना पेपर दिखाइए। आप उससे आप पेपर जब मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस गांव का वो रैयत है, उसका प्लॉट कौन सा था, उसका कितना रकबा है, और दखल के आधार पर उस दोनों गांव का अलग अलग विखंडित करेंगे और दोनों विखंडन कर कर वो मानचित्र का निर्माण अमीन करेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि दो भाग में इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से है, वहां मिला हुआ है तो उसको अलग अलग बना देना है, ये लाइन इस तरह से खींच देंगे, ये दोनों गांव अलग अलग हो जाएगा। ये भी एक संभावना है। फिर ऐसा भी मिलेगा आपको संभावना है कि इस बार जब अमीन आपका करेंगे आसन राजस्व ग्रामों के पूर्ण या आंशिक जलमग्न हो जाए, वो नदी के अंदर चला गया, सीमा होने की स्थिति में सीमा के मध्य गैप और वर्ल्ड की समस्या खत्म करने में आसान होगा। मान लीजिए दो गांव है, नदी के अंदर में सीमा ही चला गया और एक तरफ से नाप रहे हैं और 10 फीट अंदर है, तो सारा उस गैप को नदी के अंदर में आप दिखा दीजिए। ये आपका प्रॉब्लम जो है एक निराकरण हुआ, जो है एक टिप्स है, किस तरह से कर कर अंदर आप कर दीजिए। साथ ही यदि मान लीजिए कि दो शिविर के अंतर्गत दो एसओ के बीच ये मामला आ रहा है, उसी स्थिति में क्या कीजिएगा? आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपका शिविर मान लीजिए शिविर एक का गांव मोहनपुर है और दूसरे शिविर के बाउंड्री पर जो है सोहनपुर है और उसके शिविर प्रभारी दूसरे हैं, दूसरे एसओ हैं, आप दूसरे एसओ हैं। वहां पर अगर रकबा में भिन्नता आती है, कोई विवाद आता है, तो उसी स्थिति में आप अपने जिला में जो प्रभारी पदाधिकारी हैं या बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उन्हें अभिलेख बनाकर आप सूचित करेंगे और सूचित कर कर वहां जो जिला में आलेख शाखा होता है वहां भी एसओ रहते हैं, अमीन रहते हैं, कानूनगो रहते हैं, वो आएंगे और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि के माध्यम से एटीएस का सहयोग लेते हुए
दोनों गांव के सीमा पर जो विवाद है, अगर रकबा में अंतर आ रही है तो दोनों गांव के अमीन को भी सूचना देंगे, आपको भी सूचना देंगे, उपस्थित होइएगा और उसे दोनों पक्ष के रैयतों से, दोनों गांव के रैयतों से आवश्यक जो उनके पास साक्ष्य है, दखल है, इस हिसाब से मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाते हुए उस सीमा का निराकरण किया जाएगा और उन्हें फिर आप दोनों प्रभारी पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। इस प्रकार उस सीमा का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार आप राज्य की सीमा पर भी अवस्थित राजस्व ग्राम के सीमा निधान में इसी प्रक्रिया को अपनाना है। यही होगी। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी आप जैसे बिहार में आप कर रहे हैं, मधुबनी के जिले में रहेंगे, वहां अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय पर सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रांजेक्शन लगाया गया है, पिलर लगाया गया है, चिन्हित किया गया है, मगर वहां एक पिलर है और दूसरे पिलर के बीच में जो बाउंड्री लाइन डिमार्केट भी मिलेगा या टूटा मिलेगा, तो उसी स्थिति में भी आएगी। तो उसी स्थिति में आप बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचित करेंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया को भी सूचना दिया जाएगा और उस प्रकार वहां भी सीमा का जो अगर दिक्कतें आएंगी उसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही और इस प्रकार आप किश्तवाड़ का कार्य जो समस्या आएगा इसकी संभावना पर आपको हम चर्चा किए और इसके अलावे भी जब आप किश्तवाड़ का सत्यापन करेंगे और आपके अमीन करेंगे, अनेकों व्यवहारिक समस्याएं वहां आएंगी। तो उसी स्थिति में आपके बंदोबस्त पदाधिकारी में एएसओ रहेंगे, प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे और बंदोबस्त पदाधिकारी को संज्ञान में लेकर आप एक अभिलेखबद्ध कर जो समस्याएं आएंगे अभिलेखबद्ध कर प्रतिवेदित करेंगे प्रभारी पदाधिकारी को। आपके बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय उस स्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश एक्ट और रूल के मुताबिक आपको देंगे और सीमा का निराकरण करेंगे या जो समस्या आएगी किश्तवाड़ के क्रम में उन समस्याओं का आपके द्वारा निराकरण किया जाएगा। ये हो गई। अब आइए खानापुरी में आपको एक बता देते हैं। खानापुरी भी करने के क्रम में आपके बहुत सी बातें आएंगी, उससे एक प्रपत्र था ना, उसको शेयर कर दीजिए ना। अभी अच्छा छोड़ दीजिए। हाँ देखिए, एक प्रपत्र है, ये प्रपत्र 6 है, खेसरा पंजी का प्रपत्र है। एक खेसरा पंजी पहले आपको ये सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग से ये आपको आपूर्ति की जाएगी जिला बंदोबस्त कार्यालय के माध्यम से। इसी में अमीन जो है इसे संधारित करेंगे। इसके पहले अमीन जो है प्रपत्र 3.1 में वंशावली बनाते हैं जो ग्राम आम सभा में अनुमोदन कराते हैं। उसके बाद 3.2 में यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं। यादाश्त पंजी के संधारण में भी पूर्व में जो यादाश्त पंजी का जो हमारा क्लास था उसमें हम विस्तृत रूप से बताए हैं। साथ ही खेसरा पंजी में संधारण के क्रम में और यादाश्त पंजी का भी संधारण के क्रम में सरकारी भूमि, भूदान, बास्केट पर्चा और खास महल, कैसरी हिंद और अर्जित भूमि आदि का भी प्रविष्टि करना होगा आपको। आप समझ लीजिए इस तरह का भी होगा, क्योंकि आप जो आपको खतियान मिला है उसमें इन सारी भूमियां रहती हैं, सरकारी भूमि रहती है। गरमजरो आम भी रहेगा, गरमजरो मालिक रहेगा। कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर रिविजनल सर्वे जहां हो चुका है वहां अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण, ये चीज चकबंदी खतियान अगर होगा तो उसमें भी आपको अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण खाते की जमीन मिलेगी। वहां भी आपको भूदान की भी खाते की होगी। यदि भूदान की जमीन वितरित कर दी गई है तो रैयतों के नाम से उनकी दाखिल खारिज रसीद रहेगा। यदि अवितरित जमीन है जिसका वितरण नहीं किया गया है तो उसी स्थिति में वो भूदान आयोग की जमीन है या जिला बंदोबस्त की है। बास्केट पर्चा, यदि रैयतों को बास्केट पर्चा दे दिया गया है तो, और खास महल की भूमि भी होगी, कैसरे हिंद। तो इस तरह की सारी भूमियों के बारे में थोड़ी संक्षिप्त रूप में आपको हम आपके समक्ष रखते हैं और चर्चा कर देते हैं ताकि आपको जानकारी रहे, ताकि और बाकी शेष अध्ययन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका है या भिन्न भिन्न हमारे विभाग के विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। आप जब राजस्व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे वहां भी पत्र मिलेगा। साथ ही रेवेन्यू का कंपेडियम वगैरह और अनेकों रेवेन्यू से संबंधित भी आपको किताब उपलब्ध है, उन किताबों को अध्ययन करेंगे। 3 सारी
क्या क्या करना है उसमें दिशा निर्देश उन पत्रों में राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अब आइए, पहला है सरकारी भूमि में गर्मजरू आम है। हाँ, अभी रहने दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, हटा ही दीजिए। ठीक है, गर्मजरू आम भूमि मिलेगी जो रिविजनल सर्वे में अनावाद सर्वसाधारण भूमि होती है। ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। जो गर्मजरू आम जमीन होती है वो है। हाँ, ये आप ये बता दें कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1857 और 18/5/1982 एक पत्र है, इसको नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। ये राजस्व विभाग की है, 1857, दिनांक 18/5/1982 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को गर्मजरू आम भूमि बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। आपको पूर्व में भी बताए हैं कि जब बीएलआर 1950 आपके समक्ष उस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो जब जमींदारी वेस्ट हो रही थी तो एक कट ऑफ दिया गया था। जमींदारों को जब मालूम हो गया कि हमारी जमींदारी जा रही है, तो जल्दी जल्दी वो क्या कर रहे थे कि जितनी इस तरह की जमीन थी वो अपने आदमियों को या रिश्तेदारों या अपने आदमियों को वो सेटल करने लगे थे, बंदोबस्त करने लगे थे। तो सरकार ने जब जमींदारी समाप्त हुई तो एक कट ऑफ डेट डाल दिया, 1/1/1946। 1/1/1946 के बाद 1/1/1946 के पहले यदि 1/1/1946 से पूर्व जमींदारों के द्वारा बंदोबस्त की गई है तो उसी स्थिति में उसे मान्य है, मान्यता थी। साथ ही बिना कागजात का, यदि कोई रैयत है बिना कागजात का वो दावा प्रस्तुत कर रहा है और वो क्या करेगा कि वो रसीद भी दिखाएगा आपको कि रसीद मेरा कट रहा है, हमारा खाता खोल दीजिए, तो आपको तब क्या कीजिएगा? तो ऐसे मामलों में खाना पूरी करने के प्रक्रम में आप क्या कीजिएगा भाई? तो जब यदि मान लीजिए कि जो जमींदार थे, प्रोपराइटर थे या टेन्योर होल्डर थे, उनके द्वारा यदि बंदोबस्त नहीं किया गया या इंटरमीडिएटरी उनके द्वारा बंदोबस्त 1/1/46 के बाद यदि किया गया और गलत ढंग से रसीद इशू कर दिए और अंचल से भी अगर हो रहा है, तो उसी स्थिति में आप खाता नहीं खोलेंगे। आप अंचल अधिकारी को भी सूचना निर्गत करेंगे और सूचना करके उन्हें उपस्थित होने के लिए आप समय निर्धारित करेंगे और अंचल अधिकारी उसमें अपने पंजितों को देखेंगे। यदि वो वैध तरीके से नहीं है तो बीएलआर में 4H के अंतर्गत आपको बताए थे, तो अंचल अधिकारी वो अपना प्रतिवेदन देकर समाहर्ता महोदय को उन जमींदारों के द्वारा जमींदारी विफल करने के लिए इस तरह की हथकंडे अगर अपनाए गए हैं तो उसे 4H के तहत उसे रद्द किया जाएगा, ये समझ लीजिए। साथ ही गर्मजरू आम जमीन पर अगर किसी गर्मजरू आम भूमि पर आवासीय भवन या अन्य संरचना पाया जाता है तो उसी स्थिति में आप क्या करिएगा? तो कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे खतियान में अवैध दखल के रूप में भी अंकित पाया जाता है। आप लिखा रहेगा रिविजनल सर्वे में कि भाई अवैध दखलकार मोहन सिंह पिता राम स्वरूप सिंह और दिया रहेगा, और अवैध दखलकार के रूप में गर्मजरू आम भूमि है तो उसी अंकित है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसे मामलों में भी कि अवैध दखल का उल्लेख किसी भी स्थिति में आप अपने विशेष सर्वेक्षण जो मानचित विशेष सर्वे का जो खानापुरी आप कर रही है, खसरा पंजी का संधारण कर रहे हैं, उसमें अंकित आप नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि कैडेस्ट्रल में लिखा हुआ भी है गर्मजरू आम जमीन में अवैध दखलकार के रूप में उनका अद्वितीय कॉलम में नाम दर्ज है, तब भी या रिविजनल खतियान में लिखा हुआ है गर्मजरू आम, क्योंकि गर्मजरू आम सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी, उस समय जो सर्वे किया गया वो कहीं न कहीं भूल हुई है कि इस तरह से दर्ज कर दिया गया। हम आज सरकार के हित में काम करना है, सरकारी जमीन को हमको बचाना है, उसी स्थिति में इस तरह की प्रविष्टियां आप कभी भी नहीं कीजिएगा और इससे बचने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी गर्मजरू आम भूमि के खेसरा पर किसी रैयत के द्वारा अवैध ढंग से खेती किया जा रहा है, उसे अपने प्लॉट में मिला लिया
और उसको जोत आबाद कर रहा है और वो आप पर दबाव डाल रहा है आपकी जमीन पर कि भाई ये सगा भी खाता खोल दीजिए, इसका मेरा प्लॉट जिस रैयती प्लॉट में मिला हुआ है उसी के साथ मेरा प्लॉट का निर्माण कर मेरा खाता बना दीजिए। उसी स्थिति में भी जितना जिस जो वैध उसका प्लॉट है, उसका रकबा जितना वैध है, यदि रैयती जमीन है उतना ही का उस प्लॉट का निर्माण होगा। शेष जमीन को चिन्हित करते हुए उसे ग्रामजरुआ आम खेसरा के रूप में उसे चिन्हित कर उसे अलग खेसरा का निर्माण होगा, उसका नंबर भी अलग पड़ेगा और वो ग्रामजरुआ आम खाते में जाएगा, अनावाद सर्वसाधारण के खाते में वो प्रविष्टि होगी। उसकी भी किसी भी स्थिति में आप दर्ज नहीं कीजिएगा। साथ ही ऐसा भी मिलेगा ग्रामजरुआ आम खाते की ऐसी भूमि जो कैडेस्ट्रियल रिविजनल सर्वे खतियान में ग्रामजरुआ आप खाते में प्रविष्ट है, साथ ही सर्वसाधारण के उपयोग में जिसकी प्रकृति सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, शमशान, कब्रगाह, विद्यालय, पोखर, जलाशय आदि के रूप में वो प्रयोग हो रहा है, तो उसी स्थिति में क्या किसमें दर्ज कीजिएगा? ग्रामजरुआ आम खाते में कीजिएगा। वो उसका जो खेसरा पंजी का संधारण होगा ग्रामजरुआ आम खाते की बनेगी, अनावाद सर्वसाधारण खाते की बनेगी और उसमें उस प्लॉट का जो जितना जितना जिस किस्म का होगा, यदि शमशान की में का कार्य किया जाता है वो खेसरा एक ही होगा, अगर कब्रिस्तान के रूप में अगर है एक ही प्लॉट पॉलीगॉन के रूप में है तो एक खेसरा नंबर देकर उसका होगा, विद्यालय होगा, जलाशय होगा, जो भी होगा जिस उपयोग में जिस तरह का उस खेस का प्रयोग किया जा रहा है वो भूमि का किस्म वही दर्ज किया जाएगा और अधिकार अभिलेख के स्तंभ में उस विभाग का नाम अंकित किया जाएगा, या अगर शमशान है तो ग्रामजरुआ आम खाते में जाएगी, कब्रिस्तान है तो ग्रामजरुआ आम में जाएगी, इस प्रकार उस दर्ज किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा ग्रामजरुआ भूमि का लगान रसीद काटा जाना पाया जाता है, मान लीजिए कि 10 वर्षों से ग्रामजरुआ जमीन की रसीद कट रही है और उस पर आपके यहाँ दावा खाता खोलने के लिए कर रहा है, तो उसी स्थिति में आप उसकी मान्यता नहीं देंगे। याद रखिए 1/1/46 के पूर्व यदि सेटल हुआ है तो जमींदारों की शक्ति थी कि वो उसकी बंदोबस्त कर सकते थे। 1 जनवरी 1946 के बाद अगर जमींदारों के द्वारा सेटल किया गया और उसके बाद अगर रसीद कट रही है, कोई वैध जमंदी नहीं है, तो किसी भी स्थिति में खाता नहीं खुलेगा और वैसे ही रैयतों का खाता का निर्माण होगा। और साथ ही आप ये देखेंगे कि बहुत सी खेसरा होगा जिसमें सैरात होगा, आज उसका जलकर के रूप में हो, हाट हो, मेला हो, बाजार के रूप में उपयोग हो रहा हो। आप कहीं मेला लगता है तो वो क्या है, वो सब BLR 1950 याद कीजिए, उसमें बताए थे आपको कि इस प्रकार का जो है हाट मेला क्या था, जिस दिन जमींदारी समाप्त हुई वो राज्य सरकार में निहित हो गया, वो राज्य सरकार की माना गया, इसलिए वो ग्रामजरुआ आम खाते में जाएगा, अनावाद सर्वसाधारण के खाते में वो होगा। यदि कोई विभाग की जमीन है तो संबंधित विभाग के नाम से खाता खोलकर उसे दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार ग्रामजरुआ आम जमीन की प्रविष्टि होगी। अब आइए ग्रामजरुआ सरकारी ग्रामजरुआ मालिक जमीन खास भूमि, एक ग्रामजरुआ खास या ग्रामजरुआ मालिक या रिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार खाते की जमीन होती है, लिखा दर्ज रहेगा आपको। तो खेसरा पंजी में संधान के क्रम में इसका जांच और सत्यापन कैसे करेंगे? अमीन आपका कोई भी रैयत अगर ग्रामजरुआ खास या मालिक की स्वीकृत प्लॉट का रसीद दे रहा है तो जमींदारों को ग्रामजरुआ मालिक भूमि को सेटल करने का उनकी शक्तियां थी और 1956 से लेकर लगातार उसकी रसीद कट रही है। जमींदारी वेस्ट होने से पहले बाद से और उसके पहले भी रसीद कट रही थी, उनके दखल कब्जे में है, शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है, तो उस रैयत के नाम से उसका खाता खोल सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा भी है कि सरकार ग्रामजरुआ मालिक जमीन है उस रकबे को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया गया है और बंदोबस्ती आदेश का पर्चा निर्गत किया गया है, तब उस रैयत के नाम से खाता खोलेंगे और अभिक्ति कॉलम में बंदोबस्त भूमि लिख देंगे। और साथ ही ये देखेंगे जो रैयत को बंदोबस्तधारी को पर्चा दिया गया, राजस्व रसीद है और
अगर मान लीजिए कि उसे भी मांग कीजिए, यदि दखल दिखाने का भी आदेश की पड़ती है, इससे भी आप संतुष्ट हो सकती हैं। इस प्रकार वो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा पाया जाएगा कि गैरमजरूआ खास मालिक की भूमि है और किसी सरकारी भूमि भूमि पर सरकारी विभाग की उसकी दखल कब्जा है, उसका भवन बना हुआ है, तो उस स्थिति में सरकारी विभाग के नाम से खाता खोलेंगे। सरकारी गैरमजरूआ मालिक जो पूर्व में गैरमजरूआ मालिक खाते में वो प्लॉट था, उसे हटाकर अब वर्तमान में जिस विभाग के नाम से आवंटित किया गया है, उसके जोत आबाद उनके दखल में है, तो संबंधित विभाग के नाम से भी खाता आप खोल सकते हैं। आप साथ ही कैसरे हिंद, आपको अब ये कैसरे हिंद भूमि भी मिलेगी। कैडेस्ट्रल सर्वे में कैसरे हिंद खाते की भूमि होगी या रिविजनल सर्वे में भी कैसरे हिंद भूमि की खाता आपको मिलेगा। तो आपको बता देना चाह रहे हैं कि एक पत्र है, वो पत्र संख्या नोट कर लीजिए, 1087, ये राजस्व विभाग का पत्र है 1087, 21/7/1998। ये तकनीकी मार्गदर्शिका में भी ये पत्र है। ये 21/7/1998 में राजस्व विभाग के द्वारा निर्गत है, जिसमें ये उसकी प्रथम कंडिका में ही स्पष्ट किया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 294 के अनुसार संपत्ति संविधान के लागू होने के बाद, जब हमारा जिस दिन हम संविधान हमारा लागू होता है, उस दिन डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थी। उसके पहले क्या था? डोमिनियन ऑफ इंडिया में निहित थी। वो है जो हमारे ब्रिटिश एम्पायर थे, उनके स्वामित्व में था। और जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, उसके बाद लागू होने के बाद दखल और उपयोग के आधार पर यदि केंद्र सरकार का दखल था, तो केंद्र सरकार की ओर कैसरे हिंद की भूमि माना जाएगा। यदि राज्य सरकार का दखल में था, तो राज्य सरकार के माना जाएगा, क्योंकि कैसरे हिंद में ही आपको नहर मिलेगा, रेलवे की जमीन मिलेगी। ये कैसरे हिंद खाते में थी। तो आज के रेलवे की अगर का है, उस का वो मार्ग है, तो भारत कैसरे हिंद रेल लिखेंगे भू किस्म में, और वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। और अगर राज्य सरकार नहर था, सिंचाई के लिए नहर था, तो राज्य सरकार का है, क्योंकि नहर पर अब मिट्टी का आच्छादन वगैरह उसकी उड़ाई वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए वो राज्य सरकार का माना जाएगा। तो जिस दिन संविधान लागू होने के पश्चात अगर दखल उपयोग के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को माना जाता है। साथ ही एक चीज और बता देना चाह रहे हैं, इसमें भूतपूर्व जमींदारों के द्वारा आजादी के पूर्व कैसे भूमि की बंदोबस्ती की मान्यता नहीं दी जानी है। समझ लीजिए, यदि कैसरे हिंद की भूमि और कोई जमींदार ने अगर सेटल कर दिया, तो गलत है। सरकार को कैसरे हिंद भूमि को सेटल करने का नहीं शक्तियां थी। क्यों? क्योंकि ये जमीन ब्रिटिश एम्पायर का था, उनके जो है उनके कब्जे की भूमि थी, उनके दखल था। उन्हें हमारे जो प्रोप्राइटर थे, टेन्योर होल्डर थे, अंडर टेन्योर होल्डर थे, या इंटरमीडिएटरी, क्यों किसी को भी ये शक्तियां नहीं थी कैसरे हिंद भूमि को बंदोबस्त करने का। यदि आपको मिलता है तो आप उसे एक नजर में उसे अवैध रूप मानते हुए उसको कभी भी मान्यता नहीं दें। अपने अमीन को भी बताएं कि उसको मान्यता नहीं दे। और इस तरह की जमीन अगर वर्तमान में अगर रैयत दखल किए हुए है, तो सीधे कैसरे हिंद बिहार सरकार का नाम से खाता खोलें, वो प्लॉट उसी में जाएगा। उस रैयत का कहीं भी अभिव्यक्ति कॉलम में भी उसका नाम दर्ज नहीं करें। और आज की स्थिति में उस भूमि को नवैयत में भी इसी अनुरूप आप इंदराज करें। साथ ही अब साथ ही और कुछ फिर दोहरा देना चाह रहे हैं, कोई कैसे हिंद जमीन संविधान लागू होने के पहले केंद्र सरकार के दखल में उपयोग में थी, तो ऐसे कैसे हिंद भूमि केंद्र सरकार की मानी जाएगी, ये बताए। और अगर अन्य सभी कैसे हिंद की जमीन राज्य सरकार की होगी। तो नहर भी आप देखिएगा, जो है नहर सिंचाई के लिए होता है, वो भी कैसरे हिंद की भूमि में है, आपको मिलेगा खतियान में, कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा। तो आज वो नहर को सिंचाई विभाग के खाते में डालिए या कैसरे हिंद,
बिहार सरकार आप भूमि किस्म नहर लिखकर टोटल रकबा उस जितने उस गांव में आता है एक प्लॉट का नंबर दें और उसे ये आप लिखेंगे, दर्ज करेंगे। किसी कैसे हिंदुओं की बंदोबस्ती की शक्ति भी अनुमंडल पदाधिकारी समाहर्ता को नहीं थी। अगर कोई रैयत अगर देता है कि हमें पर्चा दिया गया है कैसरे हिंद भूमि की, तो इसे भी किसी अनुमंडल पदाधिकारी समाहर्ता को भी ये शक्ति नहीं थी, उस है ये उसको मान्यता नहीं देना है, ऐसा मिलेगा। अच्छा, भू अर्जन से संबंधित आपका एक विशेष आपको क्लास एक आयोजन हम लोग कर रहे हैं जिसे भू अर्जन से संबंधित आपको उसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। साथ ही एक आपको जब खानापुरी बनाएंगे तो बिहार रहती भूमि लीज नीति 2014 के आलोक में सतत लीज की पर भूमि का भी आपको मिलेगा। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, भू अर्जन की प्रक्रिया एक लंबे समय की थी, एक जटिल प्रक्रिया थी, समय ज्यादा लगता था, तो हमारे बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम एक कोई भी योजना हम शुरू करते हैं तो उसमें ये प्रक्रिया पूरी करने में समय ज्यादा लगता है, तो हम इसको जल्दी से अर्जन का कार्रवाई हम करें और कर जो है हम अपने उस प्रोजेक्ट को शुरू करें। इसी प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करने के लिए बिहार रहती भूमि लीज नीति 2014 एक बनाया। इसके तहत सतत लीज पर भूमि प्राप्त किया गया रैयतों के द्वारा। इसमें क्या किया गया भाई, जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की लीज दिया गया तो वहां एमबीआर जो मिनिमम वैल्यू रेट होती है, एमबीआर क्या होता है, जिला निबंधन कार्यालय माने जिला निबंधन पदाधिकारी कौन होते हैं, समाहर्ता होते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक खेसरावार प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेसरावार एमबीआर तय की जाती है, मिनिमम वैल्यू रेट। उस रेट पर रैयतों को उनकी जमीन के एवज में मुआवजा का भुगतान किया जाता है। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की मूल्य की 4 गुना दिया जाता है, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना दिया जाता है, देकर रहती भूमि को लीज पर लिया जाता है। उस लीज को सतत लीज कहते हैं, माने लगातार चलने वाला, कोई एक सीमा नहीं होती है, एक पट्टा के रूप में रैयतों से प्राप्त कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया आसान थी और कर किसी भी विभाग को दिया जाता है या किसी अन्य प्रयोग के लिए लिया जाता है। यदि इस प्रकार सतत लीज पर ले लिया गया तो जिस पर्पस के लिया गया उनके नाम से वो खाता खोला जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि वो विभाग के किसी विभाग के लिए प्रयोजन के लिए जमीन ली गई है तो उस विभाग का खुलेगा। किसी अगर रैयत को देने के लिए यदि मान लीजिए कि रिहेबिलिटेशन होती है, कोई प्रोजेक्ट आता है, उसी स्थिति में भी उसको लेकर सतत लीज पर लिया जाता है। अभी आपको बता दें कि विद्युत बोर्ड के द्वारा जितनी सब पावर स्टेशन या निर्माण होता है तो उसी स्थिति में उन पावर स्टेशनों में जो जमीन लिया गया इसी सतत लीज बिहार रहती भूमि लीज नीति 2014 के अंतर्गत सतत लीज पर अभी साउथ बिहार जो है और या नॉर्थ बिहार है, विद्युत बोर्ड के द्वारा इस तरह का जमीन रैयतों से प्राप्त कर और अपना जल्दी जल्दी वो पावर सब स्टेशन का निर्माण किया गया। और हम जब जाएंगे उसका खानापुरी करने तो उन पावर स्टेशनों का विद्युत विभाग के नाम से खाता खोलेंगे और वहां उस प्लॉट में भूमि का किस्म के रूप में वहां पावर स्टेशन लिखेंगे। अब आइए, बकास भूमि भी आपको मिलेगा। बकास भूमि के बारे में भी संक्षिप्त रूप से आपको बता देना चाह रहा हूं मैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक है 925 दिनांक 11/11/2014, नोट कर लीजिए। इसे आपको राजस्व विभाग के वेबसाइट पर यह पत्र है 925 दिनांक 11/11/2014, जिसमें बकास भूमि के बारे में भी स्पष्ट किया गया। साथ साथ उसमें जो है गैरमजुर्वा आम मालिक भी भूमि के बारे में लिखा गया है। अब आइए, बकास भूमि यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है, ठीक है, और उनके नाम से लगान रसीद भी कट रही है, तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6, 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या है भाई, अगर बकास भूमि क्या था कि जमींदार की निजी कृषि योग्य भूमि जो उनकी जोत आबाद में था वो बकास भूमि था। वो अगर जमींदार वो जमीन अपने पास रखे हुए हैं और उनके पास बीएलआर 1950 के सेक्शन 5, 6, 7 के तहत अगर लगान का निर्धारण किया हुआ है तो उनके उसी स्थिति में हम उसके दखल में है और उनके है, तब उनका खाता अब आराम से खोल दीजिए।
साथ ही आपको भी है क्यों कि जमींदार क्या किए थे भाई कि जब जमींदारी वेस्ट हो रही थी तो आपको खास दखल के बारे में आपको परिभाषा बताए थे, जिसमें भूमि वो अपने कृषि, बागवानी, अपना डुएल हाउस या अन्य बहुत सी था उसमें, इस तरह से रख कर अपनी जमीन को बचाने का प्रयास किए थे। और वो अपने जब उनकी जमीन बच गई तो जब वेस्टिंग के बाद वो सरकार के द्वारा इसी सेक्शन में प्रावधान किया, उन्हें लगान यदि देना है तो लगान निर्धारण कराएंगे और देंगे। और यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती या उसके उत्तराधिकारी द्वारा किसी को लीज या रेंट पर दे दिया गया है और लगान भी रसीद कट रही है, तो ऐसी भूमि को भी आप खाता खोलेंगे। ऐसा भी मिलेगा कोई रही जमींदार है और उसको लीज पर दे दिया या एग्रीमेंट कर दिया, उनके क्यों क्योंकि उस सेक्शन में जब जमींदारी समाप्त हो रही थी तो नौकर चाकर इस तरह के लोग थे, तो क्या किया कि अपने करिंदों को भी वो लीज वो पट्टा बनाकर दे दिया और उसको कहा कि तुम जोतो आबादो करो, आइए रखो तुम जो है, और उसके लगातार उसके जोत आबाद में शांतिपूर्ण दखल कब्जे में रसीद कट रही है, तो बकास जमीन अगर है तो उस स्थिति में भी वो रैयती खाता का उसका निर्माण होगा और उस खेसरा भी रैयती खेसरे में जाएगा। आपको ये है। साथ ही बहुत सी खतियान में भी आपको मिलेगा कि चौकीदारी, चाकरन, गोराइती, जागीर, माफी, गुराई दर्ज है और जमीन रैयत के कब्जे में है। तो उसी स्थिति में उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उसे भी रैयती माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, बहुत सी आपको सीलिंग की जमीन मिलेगी। सीलिंग भी क्या है, भू अधिबंधीय नियम 1961 के अनुसार किसी भी रैयत उसमें वर्गीकरण किया हुआ है कि अगर सिंचित है तो 5 एकड़, असिंचित है तो 10 एकड़, इस प्रकार जो है 4 वर्गीकरण में किया हुआ है। और इसकी भी जो है पूरा अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह के जो भी वितरण हुआ तो आपको जो पर्चा मिलेगा वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा होगा, बाएं तरफ अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा। तो आप देखेंगे भू अनुबंधी के अंतर्गत ऐसे सुयोग श्रेणी के लाभान्वित जिनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत परवाना अंचल अधिकारी का दिया गया दाखिल खारिज आदेश, मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किए जाए तो खेसरा पंजी में आप दर्ज करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर होगा, हाँ साथ ही आप ये ध्यान देंगे यदि किसी जमीन है कैडेस्ट्रल में रैयती था और वो सरप्लस लैंड के रूप में वितरित किया गया और रैयत आया आपके पास, कहा पर्चा है मेरे पास, अंचल अधिकारी का रसीद है और आया, तब भी क्या कीजिएगा, अपने अमीन को कहिएगा या आप उस रैयत को भी सूचना दे दीजिएगा। ऐसा भी होता है कि ये वितरण कर दिया गया और रैयत जो जिनकी जमीन थी उनकी सरप्लस लैंड वो हाईकोर्ट या मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या विभाग के स्तर से भी स्थगित कराकर स्थगित हो गया है। तो उसी स्थिति में अंचल अधिकारी को जो वितरित पर्चा था उसको वापस लेना था, मगर नहीं लिया गया, रह गया रैयतों के पास, तो रैयत भी आप कहेंगे कि मेरा खाता खोल दीजिए, और जिनकी जमीन थी वो कहेंगे कि मेरा है, ये स्थगित कर दिया गया, अभी डिसाइड नहीं है। उसी स्थिति में आप उसे विवादित के रूप में रखेंगे या होगी। साथ ही अगर इस तरह की जमीन अगर वितरित है, अगर कोई रैयत का रसीद कट रहा है वो बेच दिया, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, याद रखेंगे। अगर बास्केट पर्चा में भी जमीन अगर मिली है तो भी नॉन ट्रांसफरेबल है। भूदान की भी जमीन है अगर वितरित है तो भी नॉन ट्रांसफरेबल है। उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हो सकता है, न्यायगमन हो सकती है। यदि हमारे नाम मुझे भूदान में प्राप्त हुआ है तो मैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के नाम पर ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात आपके द्वारा खाता खोला जाएगा। यदि मान लीजिए कि नहीं भी अगर दाखिल खारिज हुई है और आपके पास अगर पहुंच गया कि मेरे पिताजी के नाम पर पर्चा मिला था, रसीद कट रही है, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और वंशावली भी आप अनुमोदन करा चुके हैं, तो उसके आधार पर आप उनका खाते का निर्माण कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। हाँ, साथ ही वही आपको जो पता है, यदि भू अधिबंधी वाद के अंतर्गत भूमि अर्जित हो किंतु पर्चा का वितरण नहीं हुआ है, मामला न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो न्यायालय के आदेश के अनुसार यथासंभव कार्रवाई की जानी है। और यदि न्यायालय द्वारा आदेश अंतिम आदेश निर्गत कर दिया गया है तो खतियान में भी आप दर्ज कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगी
दियारा की भूमि, दियारा की भूमि का सर्वेक्षण या उसका खेसरा पंजी का अंकन, दियारा की भूमि के बारे में अभी निदेशालय स्तर या विभाग के स्तर पर अभी नीति का निर्धारण किया जा रहा है। ये बाद में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, आप लोगों ने गसमन के बारे में पूछा था, तो गसमन के, के बारे में कि रैयती जमीन है और बाहर रह रहा है वो रैयत, और कोई व्यक्ति जो है उसको जोतावाद कर रहा है या है, तो ऐसा नहीं है कि वो रैयत बाहर है और उसकी सब कुछ है, कागजात उसके नाम से है, और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर जोतावाद कर रहा है तो आप खाता उस रैयत के नाम से खोल देंगे कि जो जोतावाद रहा है, कभी भी नहीं खोलेंगे। ऐसा भी कुछ गांव में रहता है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती खेत जोत रहा है, तब भी नहीं खोला जाएगा। जिनके पास साक्ष्य है, सब कुछ है, वो उसके आधार पर खोलेंगे। मगर पूर्व के खतियान में ऐसा मिलेगा। उस जमाने में क्या था कि जबरदस्ती कोई जोत रहा है बलपूर्वक, तो अपने वहां उस समय जो सर्वे हो रही थी, तो उस स्थिति में अवैध दखल के रूप में रैयत का भी नाम है, रैयती प्लॉट में मिलेगा, या गसवन कब्जा के रूप में भी अपना प्रविष्टि करा चुके हैं। एक इस तरह की उल्लेख मिलेगा। हाँ, अब आपको बातचीत आपका पीपीएसटी में है विशेषाधिकार प्राप्त रैयत। पीपीएसटी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बिहार प्रिविलेज, पीपीएसटी बिहार प्रिविलेज होम स्टेट, बिहार प्रिविलेज होम स्टेट टेंडेंसी एक्ट 1947 के अंतर्गत जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में बहुत लोग भूमिहीन थे। सरकार ने सोचा कि जल्दी से कैसे लाएं, बहुत सी रैयती जमीन, जमींदारों की जमीन पर भी लोग बसे हुए थे, रह रहे थे, उनके पास 1 एकड़ से जमीन कम थी। संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको विशेष, क्योंकि आपको वार्षिक पर्चा देना नहीं है, वार्षिक पर्चा के आधार पर आपको खाता का निर्माण करना है, सर्वेक्षण करना है, इसलिए संक्षिप्त रूप में आप जान लें। तो उसी स्थिति में सरकार ने एक एक्ट लाया, बिहार प्रिविलेज होम स्टे टेंडेंसी एक्ट। भाई जिनके पास आवास बास की भूमि नहीं है, किसी रैयती जमीन में बास करते हैं, रहते हैं, और आजादी मिल गई थी, तो उस स्थिति में इसी एक्ट के तहत अंचल अधिकारी को शक्तियां दी गई कि वो रैयत को सूचना देकर और पर्चा निर्गत करें। जो पर्चा निर्गत होगा वो प्रपत्र जी में रहेगा, याद रखेंगे, भूमि का पर्चा जो होगा वो प्रपत्र जी में रहेगा। आप देखेंगे उस पर लिखा रहेगा प्रपत्र जी, और नीचे लिखा रहेगा ये भूमि अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ये भी भूमि बेच नहीं सकता वो व्यक्ति। यदि वो बेच देता है, जिस रैयत की जमीन होगी उसको वापस हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। कभी भी स्थिति में वो अगर बेचता है तो खरीदने वाला आदमी के नाम पर उसका नामांतरण अगर अंचल अधिकारी के द्वारा कर दिया गया है तो पूर्णतः गलत है, नहीं करना है। वो जमीन यदि बिक्री भी होती है तो उसी स्थिति में वो रैयत, अगर जमीन जिस दिन बिक्री हुई तो उस पुनः उस जो मालिक थी उस जमीन का, उसको वापस लौट जाता है, उसका स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएगा है। या और अगर अगर वो जिसके नाम से वार्षिक पर्चा दिया गया उनका देहांत हो गया तो उनके उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल खारिज हो सकता है। साथ ही ये जान लें कि वार्षिक पर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में देने का प्रावधान है, शहरी क्षेत्रों में किसी भी लाभान्वित को नहीं दिया जा सकता है। शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय, हाट बाजार मेला, सरकारी भूमि भूमि हो, वो भूमि पर वार्षिक पर्चा निर्गत नहीं किया जा सकता है, यदि आप जान लें। हाँ, और खेसरा पंजी के स्तंभ 2 में भूस्वामी के स्वामित्व में दर्ज होगा, और शहरी क्षेत्र में ये शामिल नहीं होगा, वहां पर्चा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार ये आपका खेसरा पंजी इस प्रकार बनाएंगे। अब आइए प्रपत्र 6। अब जब इतनी चीजें शेयर कीजिए। हाँ, दिखाना है। हाँ, अरे यार निकालने थोड़ा सा आगे उसमें।
बुझारत 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 बुझारत। हाँ, अब आइए आप खेसरा पंजी का प्रपत्र का संधारण कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाह रहे हैं। खेसरा पंजी एक ग्रामवार बनता है, प्रत्येक गांव का अलग अलग खेसरा पंजी का संधारण होगा। खेसरा पंजी का संधारण का आधार है आपका 3-1 वंशावली और 3-2 याददाश्त पंजी। याददाश्त पंजी में भी आपको एक कॉलम उसमें दिया गया था कि जब याददाश्त कानूनों के द्वारा पारित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, अमीन जो है उसमें प्रपत्र 6 में अंकित करेंगे, किस तिथि को करेंगे, उसमें था कॉलम। अब आइए स्तंभ 1 है, कॉलम नंबर 1 क्रम संख्या, उसमें आप रैयतों के क्रमानुसार संख्या अंकित किया जाएगा, ठीक है। 2 है रैयत का नाम। रैयत में रैयत का नाम, जिस रैयत के नाम से वो याददाश्त पारित किया जाएगा उस रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति दर्ज होगा, यदि रैयत का होगा। यदि वो रैयती अगर है किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, यदि विभाग अगर है तो विभाग भी विशेष सर्वेक्षण में रैयत माना गया है, सरकारी विभाग। ख अनावाद सर्वसाधारण, अनावाद सर्वसाधारण भी उसमें लिखा जाता है कॉलम 2 में, या गर्मजरुआ मालिक, मालिक लिखेंगे, सॉरी गर्मजरुआ आम लिखेंगे। फिर स्तंभ 2 में अनावाद बिहार सरकार या गर्मजरुआ मालिक या गर्मजरुआ खास अंकित भी किया जाता है स्तंभ 2 में। फिर स्तंभ 2 में बकास्त, आपको बताया कि बहुत सी जमीन जो है अगर रैयत को नहीं दिया गया जमींदार के द्वारा, जमींदारी वेस्ट हो गई तो सरकार की हो गई। जमींदार के द्वारा बकास भूमि अगर सेट नहीं दिया गया, पट्टा या लीज पर किसी रैयत को नहीं दिया, या अपने काम करने वाले जो उनके करीबी थे उनको नहीं दिए, उनकी रसीद 1956 से लेकर आज तक नहीं कट रही है, रेंट फिक्सेशन होकर रसीद नहीं कट रही है, तो जमीन बचा रह गया, तो यह दो बकास में भी 2 तरह का होगा, एक बिहार सरकार होगा, एक रैयती होगा। कैसरेहीन भी स्तंभ 2 में दर्ज किया जाएगा। तो उसी स्थिति में बताया कि जिस दिन हमारी संविधान लागू हुई, अगर दखल या उपयोग के आधार पर वो भारत सरकार का भी हो सकता है या बिहार सरकार, तो कैसरेहीन अगर भारत सरकार का दखल है तो कैसरेहीन भारत सरकार, यदि कैसरेहीन बिहार सरकार लिखेंगे। फिर खास महाल भी इसमें लिखा जाएगा, स्तंभ 2 में आएगा। यदि खास महाल की भूमि अगर रैयत को लीज पर दी गई है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण की भूमि है, सीधे नियंत्रण की भूमि को खास माल कहते हैं। इसमें जो यदि अपने किसी रैयत को लीज पर दे दिए हैं तो लीज पर होगा, या सरकार के अधीन होगा, सरकार का कोई सरकारी कार्यालय है तो सरकार के अधीन में है तो सरकार का माना जाएगा, तो खास बहाल वही है। और इसी में भी जिरात है, तो जिरात की भूमि प्राय कम ही मिलेगी, क्योंकि जिरात भूमि वो थी जो कैडेस्ट्रल सर्वे से पहले बंगाल सर्वे एक्ट के तहत जिस जमींदार के दखल में था उसे जिरात की भूमि मानी गई थी, मगर कैडेस्ट्रल के सर्वे में भी मिलेगा जिरात की भूमि, वो प्राय कम ही मिलेगी। वो पूर्णतः ये जमींदार की भूमि थी, जिस प्रकार बकास्त है उसी जिरात है, उसी प्रकार सीर कामत अन्य भूमि थी, तो आप बीटी एक्ट का सेक्शन 116 में मिलेगा आपको। अब आइए क रैयती, स्थल जांच के समय प्राप्त जानकारी तथा इसी स्तंभ 2 के बारे में हम बता रहे हैं आपको अभी कि रैयती है तो स्थल जांच के समय प्राप्त जानकारी तथा कुर्सीनामा या वंशावली के आधार पर रैयती में भरा जाएगा, तथा कुर्सीनामा वंशावली के आधार पर पिता का नाम दर्ज किया जाएगा। साथ ही खतियानी विवरणीय अंचल अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र स्थानीय जांच पड़ताल के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात उनका जाति भी दर्ज किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जो है अंचल अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र देता है तो आप दर्ज कर देंगे, ये तो गांव में पूछपाछ से पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस जाति का है तो उसका जाति दर्ज करेंगे, क्योंकि ये प्रविष्टि जब हो जाएगी तो जाति प्रमाण पत्र जो अंचल कार्यालय से निर्गत होता है
इसी अधिकार अभिलेख के आधार पर निर्गत किया जाता है। साथ ही इस कॉलम में रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति के साथ साथ उनका लिंग भी दर्ज होता है। समझ लीजिए, स्तंभ 2 में ही, कॉलम 2 में तो लिंग में भी आपको निर्देश है कि अगर पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, यदि महिला है तो महिला, यदि किन्नर है तो किन्नर भी लिखा जाएगा। थर्ड जेंडर का भी उल्लेख करना है स्तंभ 2 में। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्तंभ 2 में रैयत का नाम हो गया। यदि किसी विभाग के दखल ये अगर उपयोग में है तो विभाग भी रैयत है, क्योंकि उनके द्वारा भी लगान लेना है तो विभाग का नाम होगा। यदि रैयत है तो रैयत का नाम, पिता का नाम, उसका जाति, जेंडर भी दर्ज करेंगे। यदि वो जेंडर में पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, यदि महिला है तो महिला लिखेंगे। अगर तीसरा है जेंडर, थर्ड जेंडर, तो किन्नर के रूप में भी लिखेंगे या थर्ड जेंडर लिख देंगे। और है हो गया। अब आइए ख और ग, जैसे आपका अनावाद सर्वसाधारण और अनावाद बिहार सरकार दो है, इसी में कॉलम 2 में दर्ज करना है। यदि पूर्व अधिकार अभिलेख में कैडस्ट्रल खतियान या रिविजनल खतियान, चकबंदी खतियान में अनावाद सर्वसाधारण गरमेजरवाम या अनावाद बिहार सरकार गरमेजरवा मालिक खाते की भूमि है, तब वर्तमान में प्रपक्ष में वही प्रविष्टि की जाएगी। यदि पूर्व वाले में गरमेजरवाम खाता है तो गरमेजर खाता लिखेंगे, यदि मालिक है तो मालिक लिखेंगे। यही करेंगे, कोई अंतर नहीं करेंगे। साथ ही ये बताए थे आपको, इस खाते की भूमि अगर सुजोग श्रेणी के रैयतों के साथ बंदोबस्त कर दी गई है तब रैयत का नाम हम कॉलम 2 में दर्ज करेंगे। और तब उसी स्थिति में पुराने वाले जो कैडस्ट्रल या रिविजनल सर्वे का मालिक खाते की भूमि थी, प्लॉट था, वहां से हटा देंगे, क्योंकि अब ये रैयती के रूप में उपयोग में बंदोबस्त कर दिया गया है। इसलिए स्तंभ 2 में रैयत का नाम लिखकर वो प्लॉट रैयती होगा। और परंतु अभियुक्ति में कॉलम 24 में आप बंदोबस्त भूमि जरूर लिख देंगे, ताकि ये वो व्यक्ति जमीन को बेच नहीं सके, बिक्री नहीं कर सके। अगर बिक्री करेगा तो पता चल जाएगा कि ये भूमि पूर्व में उनको बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये रैयत की है, बंदोबस्त शब्द प्रविष्ट कर देंगे। यदि अनावाद सर्वसाधारण या अनावाद बिहार सरकार की भूमि है, किसी सरकारी विभाग को राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है, तो खेसरा के प्रपक्ष के स्तंभ 2 में सरकारी विभाग का नाम अंकित करेंगे। ठीक है। ऐसा भी होता है कि आम भूमि है और राज्य सरकार के द्वारा वो होता है, प्रपोजल जाता है अंचल अधिकारी के माध्यम से संहारता को महोदय को, और संहारता भी यहाँ पर भेजते हैं और कैबिनेट के माध्यम से निर्णय होता है ये जमीन गरमेजरवाम जमीन जो है किसी विभाग को हस्तांतरित करना है। एक नॉमिनल लेकर जो है, सलामी लेकर वो किया जाता है। ये प्रावधान है, ऐसा है। अब आइए घ में बताए थे बकास। बकास जो है सरकारी भी हो सकता है, रैयती भी है। यदि पूर्व के अधिकार अभिलेख कैडस्ट्रल या रिविजनल चकबंदी खतियान में बकास भूमि है, स्थल जांच और वैध कागजात के आधार पर स्तंभ खेसरा पंजी के स्तंभ 2 में दखल है, सरकार के दखल में है तो बिहार सरकार, बकास बिहार सरकार। यदि किसी रैयत के दखल में है, उनके वैध कागजात के आधार पर और लगान रसीद भी अगर कट रही है तो रैयत का वो खाता खोल दिया जाएगा। स्तंभ 2 में रैयत का नाम, पिता का नाम, लिंग, जाति लिखते हुए प्रविष्ट करेंगे। यदि मान लीजिए कैसरे हिंद भूमि है, ये है बताए थे, यदि कैडस्ट्रल खतियान में कैसरे हिंद अंकित है तो संविधान लागू होने के पश्चात दखल उपयोग के आधार पर वो केंद्र सरकार की है तो कैसरे हिंद भारत सरकार। यदि बिहार सरकार के दखल उपयोग में है तो कैसरे हिंद बिहार सरकार स्तंभ 2 में दर्ज करेंगे। ये आपका इस प्रकार यहाँ दर्ज करेंगे। अब आइए, यदि खास महल की भूमि है तो स्तंभ 2 में लीजधारी का नाम, पिता का नाम, पता, माह, वर्ष भी प्रविष्टि की जाएगी। यदि मान लीजिए खास महल की भूमि है, किसी रैयत को लीज पर दिया गया है, तो स्तंभ 2 में खास महल और रैयती लिखेंगे और सब उसके आगे पूरा विवरण लिखकर अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे कि ये आपका लीज है। ठीक है। और जिरात भूमि तो बहुत कम मिलेगा, जिरात है तो अपना स्तंभ 2 में जिरात की भूमि करेंगे। अब आइए, यदि कोई रैयत जिसका जमंदी में दर्ज है परंतु वह जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस रैयत के वर्षाणु का नाम अंश लिखा जाएगा। परंतु अगर जमीन पर एक से अधिक हिस्सेदार हो तो विधि अनुरूप आपसी बंटवारा नहीं हुआ हो तो सभी हिस्सेदारों का नाम स्तंभ 2 में लिखा जाएगा। यदि एक रैयत का है तो एक रैयत का नाम लिखा जाएगा। यदि मान लीजिए संयुक्त खाता है, संयुक्त रूप से सभी लोग जोत आबाद करते हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे। अब आइए, खेसरा पंजी में
विभिन्न स्तंभों में अंकन के समय यदि किसी रैयत का विभिन्न खेसरों विभिन्न स्थानों पर उसी मौजों में है, मान लीजिए कि विभिन्न मौजों में उस मौजा में विभिन्न खेसरा विभिन्न जगहों पर है और दखल में है, तो सभी खेसरों को एक ही रैयत का है, एक जगह उसे समेकित कर कर एक खेसरा बनाएंगे, एक खाता में लाएंगे। और है साथ ही स्तंभ 3 है रैयत का आधार और मोबाइल नंबर। इसमें रैयत का आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। अब आइए खेसरा संख्या है कॉलम 4 और 5। आप देखिए तो 5 क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे का जो होगा या रीजनल सर्वे का प्लॉट होगा वो दर्ज करेंगे। और नया खेसरा का निर्माण होता है विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में, खेसरा 4 में लिखेंगे। फिर है 6 पुराना खाता संख्या। आपका पुराना खाता संख्या कहां से आएगा भाई, उसी कैडेस्ट्रल खतियान का आएगा। डिविजनल खतियान का जो खाता था वो आएगा, चकबंदी खतियान का था वो खाता संख्या इसमें लिखेंगे। अब आइए खेसरा का रकबा। विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में जो खेसरा है उसका जो रकबा है उसे एकड़ डिसिमिल में इसमें अंकित करेंगे। अब आइए साथ ही एक चीज और बता देना चाह रहे हैं, स्तंभ 15 में जो पुराना खेसरा स्तंभ है लाल स्याही से पूर्व सर्वेक्षण खतियान का खेसरा संख्या अंकित किया जाना है। पुराना जो है उसको लाल स्याही से लिखिएगा, पता चलेगा देखने में कि ये पुराना है। और जो नया वाला होगा उसे ब्लू स्याही में से लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप बोलचाल की भाषा में आप देखिएगा, जब सर्वे करने चलिएगा या वहाँ जो गांव के लोग होंगे पुराना होगा उसको साविक खेसरा कहता है, उसे पुराना खेसरा बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये आपको जानकारी के लिए बता दिए। अब आइए स्तंभ 6 है जो पुराना खाता दर्ज करना है। साथ ही एक चीज और ध्यान देंगे आप कि 7-8 जो खेसरा का रकबा है वो जब भी लिखा जाएगा तो एकड़ डिसिमिल में। कोई कहेगा कि नहीं बीघा कट्ठा में लिखिए, तो कदापि बीघा कट्ठा में आप इसको रकबा को नहीं दर्ज करेंगे। 9 चौहद्दी है। चौहद्दी में सभी दिशाओं का रैयत या अभिधारी का नाम लिखा जाएगा। जिस प्लॉट का जो चौहद्दी है उसके जिस चौहद्दी में जो रैयत होंगे या अभिधारी होंगे उनका नाम दर्ज करेंगे। यदि मान लीजिए कि एक किसी उत्तर दिशा में अगर 2 रैयत हैं अगर आ रहा है तो किसी एक रैयत या एक से अधिक भी अगर रैयत है तो एक रैयत का नाम लिख देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। वो ये ध्यान आप देंगे। स्तंभ 10 है, चलिए स्तंभ 10 है आपका खेसरों का खेसरों की भौतिक विवरणी। इसकी सूची आपको मिलेगी, जो आपका जितने लीजेंड है उसको दर्ज करना है। अब आइए स्तंभ 11 है भूमि का वर्गीकरण। अब है इसमें आपका कृषि है तो धनहर भीट होगा, ये भूमि की वर्गीकरण है। अगर धनहर भूमि कृषि है, अगर खेती हो रही है तो धनहर भीट है। अगर बास्कित आवासीय भौतिक विवरणी में लिखेंगे 11 में। भूमि का वर्गीकरण में जंगल, झाड़ी, घास का मैदान, खरहर, जल जमाव क्षेत्र, चौर भी लिखा जाएगा स्तंभ 10 में। गड्ढा, खंता क्या है, वो प्राकृतिक नेचुरल खंता है। यदि खोदा गया है आर्टिफिशियल है तो कृत्रिम। पैन आहार भी आप लिख सकते हैं भूमि का वर्गीकरण में। कुछ प्लॉट में अगर पैन है तो पैन का स्वरूप है तो पैन लिखेंगे, आहार लिखेंगे। यदि मान लीजिए वो प्लॉट सोता के रूप में हो रहा है, जल का जो सोता, तो जल लिखेंगे। यदि चिरान, जहां जानवरों को से चमड़ा जो होते हैं जो निकाला जाता है, उस तरह की भूमि को चिरान कहते हैं, वो है चिरान लिखा जाएगा। यदि भिंड है, भिंडा है, वो लिखा जाएगा। प्रति बलुआही, दियारा, उसर, बंजर, इस प्रकार ये भूमि के वर्गीकरण में कॉलम 11 में आप अंकित करेंगे। अब आइए फसल के अंतर्गत रकबा, आपको जानकारी दे रहे हैं। ये है कि आप है आपका ये लिखा हुआ है पहला भदई का फसल का उल्लेख कर देंगे। यदि भदई के सीजन होगा तो पता चलेगा, तो उस स्थिति में आपका अगहनी, धान, उड़द, ये आप इसमें लिख देंगे। फिर स्तंभ है आगे 13 अगहनी फसल का इसमें विवरण लिखना है। फिर
रबी है, स्तंभ 14 में रबी फसल से संबंधित, रबी फसल में कौन कौन सा है, गेहूं है, जौ है, चना है, मूंग मसूर, इस तरह का फसल लिखेंगे। साथ ही फिर आगे है अन्य फसल, अन्य फसल में आपको ये बहुत सा मिलेगा, मेडिसिनल प्लांट मिलेगी, फूल की खेती होगी, इसको दर्ज करेंगे, या मखाना होगा, मखाना का खेती होता हो तो अन्य फसल में दर्ज करेंगे, सिंघाड़ा भी दर्ज करेंगे। फिर कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है उसे इस कॉलम हटा दो, छोड़िए, कृषि योग्य भूमि आपका जो 16 है, टोटल रैयतों के द्वारा टोटल कितनी भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है उसका योग लिख देंगे। यदि रैयत के द्वारा अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसका कॉलम 17 में लिखेंगे, और उस पर शेष छोड़कर लगान, जो पूर्व में रैयत के द्वारा कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे या चकबंदी खतियान के द्वारा जो रैयतों के द्वारा जो लगान का भुगतान किया जाता है और राजस्व रसीद आपके समक्ष उपस्थापित करते हैं आपके अमीन के द्वारा, जो यादाश्त पंजी में भी दर्ज होगी। यहाँ आपका प्रपत्र खेसरा पंजी प्रपत्र 6 के कॉलम 18 में वो लगान लिखेंगे। लगान पर राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग शेष का भी निर्धारण किया गया है, जैसे शेष के रूप में आपका शेष होती है, शिक्षा शेष होता है, स्वास्थ्य शेष होता है और कृषि टैक्स होती है। 4 प्रकार का अलग लगता है वो लगान के साथ साथ। इस प्रकार अंचल कार्यालय के द्वारा वो लगान लिया जाता है रैयतों से, तो केवल यहाँ लगान लिखेंगे। अब वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप है वो कृषि, प्रति, आवासीय और व्यवसायी। अगर कृषि के रूप में है तो कृषि, प्रति है तो प्रति, आवासीय है अन्य उद्योग। अब एक्टिव में साथ ही यहाँ पर नवैयत का भी कॉलम दिया गया है, और नवैयत के रूप में आपका एक सूची भी मिलेगी, रैती है, गमेरो आम है, बकास्त है, इस तरह का यहाँ दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार प्रपत्र 6 का संधारण किया जाएगा, और तत्पश्चात जब ये बन जाएगा खेसरा पंजी, इसी के पश्चात अब खानापुरी प्रपत्र 7, खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7, और इसके साथ साथ इस प्रत्येक प्लॉट का एलपीएम रैयतों को दी जाती है। इसी जब एक प्रपत्र 6 का निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद खानापुरी पर्चा और एलपीएम रैयतों की वितरित किया जाता है, और वितरित कर आपत्ति ली जाती है। जो आपत्तियां आती हैं प्रपत्र 8 में और कानूनों के द्वारा सुनवाई कर वो निपटारा किया जाता है, और निपटारा होने के बाद वो विश्रांति में भेजा जाता है। विश्रांति के बाद प्रारूप अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में तैयार किया जाता है। चलिए 1:30 बज गया अभी है। चलिए अगले है, हो गया, म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए। जब कुछ प्रश्न वगैरह कर दीजिए, सब नहीं है। हाँ हो गया, जब जो लोगों का पिक्चर आता है कोई प्रश्न हो तो, समय कम है। हाँ जो कर देते हैं। अरे बहुत लंबा था भाई। हाँ कौन? हाँ राजकमल जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? सर खेत और खेसरा की नंबरिंग कैसे करते हैं सर, फील्ड में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाबा खेत पॉलीगॉन है जो तो विशेष उसका नंबरिंग कैसे, कुछ डिजिट में नंबरिंग होता है ना सर? 1 2 3 1 2 3 1 2 से स्टार्ट करेंगे? हाँ 1 से उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम समाप्त से करेंगे। स्टार्ट करेंगे तो मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, वैसे हाँ करते हुए नीचे नीचे आएंगे? आपका कैडेस्ट्रल मानचित्र आपको मिलेगा, या रिविजनल मानचित्र मिलेगा, या चकबंदी का मानचित्र मिलेगा आपको, जो रेफरेंस के रूप में उस मानचित्र जब भी बना है तो उत्तर और पश्चिम से शुरू हुआ, क्योंकि सामने ऊपर से नीचे आया है, समझ लीजिए। और बाएं तरफ, अब बाएं तरफ ही मानचित्र में टेम्पलेट भी होता है जिसमें आपका मौजा का नाम, थाना नंबर वगैरह सब लिखा रहता है। अगर स्पेस कम है तो दाहिने तरफ भी रहा, मनु प्राय बाएं तरफ ही रहता है, वहीं पर डायरेक्शन भी रहता है, नॉर्थ साउथ का दिया रहता है नीचे। तो सर नया खेसरा नंबर जो देना है वहीं पर हो जाएगा ना फील्ड में? हाँ किश्तवाड़ में आप नया आप दे दीजिए। और खानापुरी में भी आपको कुछ अगर समीकरण होगा, कोई प्लॉट जो है अगर बेच दिया है तो उसे अगर भी खंडित हो गया तो नया नंबर पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि नंबर तो डाल दिया गया, अगर नया प्लॉट कोई बन रहा है तो अंतिम वाला नंबर वहां डाल दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि अगर प्रपत्र 8 में सुनवाई हुआ और इस बीच में वो जमीन बिक गई और नया जो रैयत लिया वो आकर देगा, आपत्ति करेगा कि ये जमीन अमुक व्यक्ति का था, पूर्व में हम जमीन खरीद लिया है, तो अब तो आपको जो खानापुरी तक का जो हुआ वो मानचित्र तो तैयार हो गया, उसमें नंबर डाल दिया गया। तो अब उसी स्थिति में नंबर कौन सा है, बटन नंबर तो नहीं डालेंगे,
प्रचलन में आपको बताएंगे पुराने लोग जो है कि बटा नंबर, तो अब हमारा सॉफ्टवेयर बटा नहीं लेता है, आप जान लीजिए। वो जब भी लेगा तो पूर्णांक में लेगा, तो उसी स्थिति में जो अंतिम नंबर होगा के बाद नेक्स्ट नंबर वहां डालेंगे आप जो है। ओके, चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो जल्दी, समय कम है। फोटो पहले एक साथ आ जाता था सब लोगों का फोटो, हाथ उठाइएगा अगर है। फोटो आता था सब लोगों का, मैडम एक साथ फोटो आता था ना सब लोगों का, लाइए ना वो वाला, कुछ जल्दी जल्दी बता देते हैं, कुछ अगर जानना चाह रहे हैं तो एक साथ। मेरा हटा दीजिए। चलिए कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ उठाइए कृपया। सुशील कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी सर, प्रश्न है सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर प्रश्न ये है कि कोई भी भूमि जो नॉन ट्रांसफरेबल भूमि है और तो रैयत को बेच दिया है उसको, कौन सी भूमि? कौन सी भूमि? जो भूमि ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी के नाम पे, तो रैयत बेच दिया, तो आपको पता है ना, यदि बास्केट पर्चे की भूमि है और रैयत के द्वारा बिक्री कर दी गई है, तो वो पुनः फिर उस जो रैयत का पूर्व में था, जिनकी जमीन को पर्चा दिया गया, जिनको बास्केट पर्चा दिया गया, उनका नहीं रह जाएगा, वो पुनः फिर वो पूर्व वाले रैयत को वापस हो जाएगा। लेकिन सर जब हम उस पर खाना पूरी का प्रक्रिया करेंगे, जिसके हाथ उसने बेचा है, जिसके द्वारा बेचा है, वो बोलेगा नहीं ये तो हमने खरीद लिया है, क्या करेंगे? तो वो तो आप उसको सुनना ही नहीं है। जिस रैयत का पूर्व का था उसे ट्रांसफर हो जाएगा, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, आप उसी हिसाब से बना देंगे। आपको विवाद सुलझाना है ना। हाँ चलिए, और कोई है प्रश्न? ठीक है। विक्रांत जी क्या बोलना चाह रहे थे? बोलिए। बोलिए विक्रांत जी। नहीं है कोई, चलिए और कोई नेक्स्ट यहाँ पढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ कोई प्रश्न है आप लोगों का? समय कम है, नहीं है कोई प्रश्न नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ बोलिए अख्तर जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए प्रश्न बोलिए, समय कम है। सर मेरा प्रश्न था कि किसी भी मौजा का, जैसे सर के द्वारा बताया गया था, हाँ, कि एक तरफ 4 मौजा का 4 सीमाना है, उनको नाप करके चारों तरफ से लाते हैं, उस जगह पे अगर जमीन बचता है तो नए खसरे का एक आधार बनता है। लेकिन सर मैं बता दूं कि सर एक मौजे का जो पुराना नक्शा तैयार किया गया था, अगर 500 एकड़ का है तो सर नापेंगे भी तो 500 एकड़ होगा। अगर इस दायरे में अगर बच जाता है जमीन तो सर वो किसके नाम से खाता खोला जाएगा? बिहार सरकार के नाम से प्लॉट वो बनेगा। जब आप ईटीएस मशीन के माध्यम से करेंगे, पहले क्या था कि हम मेजरमेंट जो करीस होती थी तो वो छूट दिया गया था, आप समझ लीजिए पहले। तो उसी स्थिति में आप मेजरमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए संभावना है, होगा नहीं, अगर उस ट्रांजैक्शन फिक्स करने के क्रम में वहां पर गैप बनता है, एक प्लॉट बनता है 2 डिसमिल 4 डिसमिल का बन रहा है, और रैयत का जो सीमा पर जो प्लॉट था, रैयत का जितना स्वामित्व था, साक्ष्य था, उनका पूरा हो जाता है साक्ष्य के आधार पर, तो एक खेसरा का निर्माण हो जाएगा और वो बिहार सरकार हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होगा मगर संभावना है, यदि होगा तो ऐसा बनेगा। सर दूसरे मौजे का लोग का आपत्ति मेरे पास आता है कि मेरा मौजा में जो ये जमीन है ये कम है, तो उस परिस्थिति में मेरे द्वारा नहीं, अगर उनकी आप होगी, अगर इस वैसी स्थिति में उनका कम है वहां, और यहाँ प्लॉट रैयत को देने के बाद अगर बच रहा है, तब उसी स्थिति में आपके द्वारा उस रकबा को उस मौजे में ले जाने के लिए अभिलेख बनाकर आप बंदोबस्त अधिकारी से अनुमोदन के पश्चात उस रकबे को उस मौजे में शामिल कर देंगे, उस रैयत को पूरा कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, यह संभावना है, यह स्वतंत्र है। जो भी काम करेंगे राजस्व न्यायालय से संबंधित आदेश फलक पर करेंगे। आपको पूर्व में बताए थे कि रिकॉर्ड मैनुअल और बोर्ड मिसलेनियस का रूल 127 के अंतर्गत आदेश फलक का संधारण होता है। इसके पर भी हम आपको एक दिन है वर्ग क्लास में हम चर्चा कर देंगे। चलिए।